भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें एक तरफ बड़ी खुशखबरी है और दूसरी ओर एक बड़ी चिंता भी छिपी हुई है। खबर यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के दौरान करीब 8% रह सकती है। एसबीआई रिसर्च ने अपने ताज़ा अनुमान में पहली तिमाही की रियल जीडीपी ग्रोथ 8% रहने का अनुमान जताया है। खास बात यह है कि यह अनुमान आरबीआई के 7% के अनुमान से भी ज्यादा है। यानी एक तरफ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की ग्रोथ मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी ओर रुपए पर दबाव, वैश्विक अनिश्चितता और खासकर पश्चिम एशिया के संकट से जुड़े जोखिम भी अब भी चिंता बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जीडीपी होती क्या है और 8% की ग्रोथ का मतलब क्या है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश में एक तय अवधि के दौरान पैदा होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल आर्थिक मूल्य को दर्शाती है। जब हम कहते हैं कि जीडीपी 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आर्थिक गतिविधियां मजबूत हुई हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, जीडीपी का 8% बढ़ना ये नहीं बताता कि हर भारतीय की आमदनी भी 8% बढ़ गई है। जीडीपी पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर है, जबकि आम आदमी की आर्थिक स्थिति समझने के लिए रोजगार, आय, महंगाई, प्रति व्यक्ति आय और खर्च जैसे कई दूसरे आंकड़े भी देखने पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि एसबीआई को पहली तिमाही में 8% की ग्रोथ क्यों दिखाई दे रही है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक अर्थव्यवस्था के कई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में तेजी से दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 86% इंडिकेटर्स में गतिविधि तेज हो गई है। यानी ग्रोथ किसी एक सेक्टर या फिर एक आंकड़े के भरोसे नहीं दिख रही, बल्कि अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में गतिविधियां मजबूत हुई हैं। कंजम्पशन यानी कि लोगों की खरीदारी और खर्च से जुड़े संकेत भी सकारात्मक रहे हैं। वाहन बिक्री, कंज्यूमर क्रेडिट और दूसरी घरेलू मांग से जुड़े संकेत अर्थव्यवस्था में मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आम भाषा में समझे तो अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है। लोगों को सामान खरीदना, कंपनियों को निवेश करना होगा, सेवाओं की मांग बढ़ानी होगी या फिर बढ़नी होगी, निर्माण गतिविधियां बढ़नी होंगी और सरकार का खर्च भी आर्थिक गतिविधियों को सपोर्ट कर सकता है। अभी जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें इन कई संकेतकों में मजबूती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एसबीआई रिसर्च ने पहली तिमाही के लिए 8% का अनुमान लगाया है। यहाँ भारत की पिछली ग्रोथ को भी समझना बेहद जरूरी है। एसबीआई के पहले के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही थी और पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ग्रोथ 7.7% आंकी गई। यानी अर्थव्यवस्था पहले से ही मजबूत गति में थी और अब फाइनेंशियल ईयर 2027 की शुरुआत में भी उस रफ्तार के बने रहने के संकेत भी मिल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडस्ट्री, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया था। एसबीआई रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 में कोर जीवीए ग्रोथ 9.7% रही थी, जबकि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग ने भी मजबूत योगदान दिया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% तक पहुंच सकती है, तो फिर चिंता किस बात की है? चिंता है रुपए की कमजोरी की, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था की ताकत सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाती कि उसकी घरेलू जीडीपी कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये भी देखना होता है कि उसकी मुद्रा कैसी स्थिति में है, विदेशी पूंजी का प्रवाह कैसा है, आयात का बिल कितना बढ़ रहा है और वैश्विक बाजार में देश की अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक स्थिति पर कितना दबाव है। रुपए की कमजोरी भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, खासकर कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो विदेश से खरीदी जाने वाली चीजें भी भारत के लिए महंगी पड़ सकती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ जाए और उसी समय रुपया भी कमजोर हो जाए, तो इसका असर भारत के आयात बिल पर दो तरफ से पड़ता दिखता है। यही वजह है कि रुपए की चाल को अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इस समय वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा जोखिम पश्चिम एशिया की स्थिति है।
तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई रूट को लेकर चिंता और भू राजनीतिक तनाव भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। एसबीआई रिसर्च ने भी वैश्विक अनिश्चितताओं और क्षेत्रीय संघर्षों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया है। अब इसे आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर समझिए। अगर रुपए की कमजोरी की वजह से कच्चा तेल महंगा पड़ता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ सकती है, एयरलाइन और लॉजिस्टिक्स की लागत पर भी इसका असर पड़ सकता है और पेट्रोलियम से जुड़े कई उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। इसके बाद इसका असर कंपनियों की लागत और अंततः कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए रुपए और क्रूड की स्थिति सिर्फ शेयर बाजार या फिर अर्थशास्त्रियों की चिंता नहीं है, बल्कि इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंच सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। मजबूत जीडीपी ग्रोथ रुपए पर पड़ने वाले हर दबाव को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन ये अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों को सहने की क्षमता जरूर देती हैं। अगर घरेलू मांग मजबूत है, कंपनियों का उत्पादन बढ़ रहा है, सेवाओं का विस्तार हो रहा है और निवेश गतिविधि बनी हुई है, तो वैश्विक संकट के बीच भी अर्थव्यवस्था में एक मजबूत घरेलू आधार बना रहता है। यही भारत की मौजूदा कहानी में सबसे सकारात्मक पहलू है। एसबीआई रिसर्च का एक महत्वपूर्ण संकेत ये भी है कि भारत की मौजूदा ग्रोथ को समझने के लिए जीडीपी की नई सीरीज और बेहतर डेटा कवरेज को भी ध्यान में रखना होगा। नई जीडीपी सीरीज में अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर को पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से पकड़ने की कोशिश की गई है। एसबीआई रिसर्च ने कहा है कि पुरानी तरीके से कई बार फॉर्मल सेक्टर के प्रदर्शन को इनफॉर्मल सेक्टर के लिए प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जबकि नई सीरीज में इनफॉर्मल इकोनॉमी की स्थिति को बेहतर ढंग से मापने की कोशिश की गई है। एसबीआई के अनुसार लाखों एंटरप्राइजेस के फॉर्मल रेजिग्नेशन और बेहतर डेटा कवरेज से आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर पहले की तुलना में ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या 8% की पहली तिमाही की ग्रोथ पूरे साल भी 8% रह सकती है? इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। पहली तिमाही का अनुमान और पूरे वित्त वर्ष का अनुमान अलग अलग चीजें हैं। एसबीआई रिसर्च ने पहले फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए करीब 6.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था, जबकि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 2027 का अनुमान करीब 6.9% था। इसका मतलब यह है कि पहली तिमाही में 8% की मजबूती दिखने के बावजूद पूरे साल की ग्रोथ कई कारकों पर निर्भर करेगी, क्योंकि साल के बाकी हिस्से में कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति है, दूसरी चुनौती क्रूड ऑयल की कीमत है, तीसरी चुनौती रुपए की स्थिरता, चौथी चुनौती विदेशी निवेश और पूंजी प्रवाह की है। अगर दुनिया में निवेशक सुरक्षित माने जाने वाले बाजारों की तरफ ज्यादा पैसा ले जाते हैं और उभरते बाजारों से पूंजी निकलती है, तो इससे स्थानीय मुद्राओं पर दबाव बढ़ सकता है। भारत के मामले में ये दबाव रुपए पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि यहाँ एक और सकारात्मक बात जरूर है। जुलाई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि एफपीआई फ्लो में सुधार के संकेत मिले हैं। जुलाई 2026 में कुल एफपीआई इनफ्लोज करीब 4.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे, और जो इस साल का मजबूत मासिक आंकड़ा रहा। इक्विटी में भी विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटी थी। अगर ये ट्रेंड टिकता है तो रुपए और भारत के वित्तीय बाजारों के लिए कुछ राहत जरूर मिल सकती है। तो अब पूरी तस्वीर को एक साथ रखिए। एक तरफ जीडीपी ग्रोथ 8% तक पहुंचने का अनुमान है, घरेलू मांग मजबूत दिखाई दे रही है, कई आर्थिक इंडिकेटर्स में तेजी है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे सेक्टर पहले भी मजबूत प्रदर्शन कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ रुपए और दबाव है, वैश्विक बाजार अस्थिर हैं और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम से क्रूड और व्यापार पर जोखिम भी बना हुआ है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था के सामने इस वक्त एक तरह की दोहरी तस्वीर है। अंदर से अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन बाहर की दुनिया से आने वाले झटके चुनौती बने हुए हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की घरेलू आर्थिक गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही है, लेकिन जिस सड़क पर ये गाड़ी चल रही है वह मौसम पूरी तरह से साफ नहीं है। और यही वजह है कि 8% जीडीपी ग्रोथ की खबर को सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखना भी अधूरा होगा, और रुपए की कमजोरी को देखकर पूरी अर्थव्यवस्था को कमजोर मान लेना भी गलत होगा। दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं।
किसी देश की रियल जीडीपी मजबूत गति से बढ़ सकती है, जबकि उसकी करेंसी पर अलग अलग वैश्विक और घरेलू कारणों से दबाव भी हो सकता है। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है। अगर घरेलू कंजम्पशन मजबूत रहता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, एक्सपोर्ट्स को समर्थन मिलता है और वैश्विक जोखिम नियंत्रित रखते हैं या फिर रहती हैं, तो भारत की ग्रोथ मजबूत बनी रह सकती है। लेकिन अगर क्रूड में बड़ा उछाल आता है, पश्चिम एशिया का संकट लंबा खींचता है, रुपए पर लगातार दबाव रहता है या फिर वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह बिगड़ते हैं, तो साल के बाकी हिस्से में चुनौतियां बढ़ सकती है। इसलिए अभी भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे सही तस्वीर शायद यही है। ग्रोथ मजबूत है लेकिन जोखिम खत्म नहीं हुई है। 8% की पहली तिमाही की अनुमति जीडीपी ग्रोथ निश्चित रूप से अच्छी खबर है और ये बताती है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। लेकिन रुपए की कमजोरी, तेल की कीमत, वैश्विक तनाव और विदेशी पूंजी के प्रवाह जैसे फैक्टर्स आने वाले महीनों में इस कहानी की दिशा तय करेंगे। और आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ जीडीपी का आंकड़ा देखकर ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि हर आर्थिक परेशानी खत्म हो गई है। असली तस्वीर तब साफ होगी जब मजबूत जीडीपी ग्रोथ के साथ रोजगार, आमदनी, निजी निवेश, महंगाई और रुपए में भी स्थिरता दिखाई दे। क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था वही मानी जाएगी जहां सिर्फ जीडीपी का आंकड़ा अच्छा न हो, बल्कि उस ग्रोथ का फायदा कारोबार, निवेश, रोजगार और आम लोगों की आय तक भी पहुंच पाए। तो फिलहाल भारत की इकोनॉमी के लिए संदेश सकारात्मक जरूर है। 8% की ग्रोथ उम्मीद जगा रही हैं, लेकिन कमजोर रुपया और वैश्विक संकट चेतावनी भी दे रहे हैं। आने वाले महीनों में असली परीक्षा यही होगी कि भारत अपनी घरेलू ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखते हुए बाहरी झटकों से कितनी मजबूती से निपटता है। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।